हम चर्चा कर रहे थे भारत के उस सुनहरी काल की, उस सभ्यता की जिसमें मानव इतिहास ने अपने नगरीय शासन का महत्वपूर्ण उदाहरण इतिहास में पेश किया, और वह किसी न किसी कारणों से इतिहास के पन्नों में दबे रह गए, और कुछ कारण रहे होंगे उनके विनाश के, पतन के। उन पे भी अभी इतिहासकारों का मंथन हो रहा है, इतिहासकारों की एक राय नहीं है। लगभग हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी परीक्षा से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन पर चर्चा करने वाले हैं। मैं अजय कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो उम्मीद करते हैं चैनल को लाइक, शेयर और ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहना जरूरी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो हम बात करते हैं नगरीय योजना की। जैसे कि इतिहासकारों ने बताया है कि जो भी सिंधु घाटी और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या और सिंधु नदी के आसपास के, सरस्वती नदी के आसपास के, गोदावरी नदी के आसपास के कुछ क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, उनकी खुदाई से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उनके आधार पर कुछ ऐसी जगह मिली हैं जिन पे हम देखते हैं कि यह एक सुव्यवस्थित नगरीय योजना थी। लोग लगभग नगरों में रहना पसंद करते थे, और इसको ग्रामीण सभ्यता नहीं कह सकते, क्योंकि व्यापारी लोग थे। लगभग उन स्थानों, जितने भी स्थानों की खुदाई की गई है, लगभग उनसे मिलते जुलते जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पर लगभग एक नगर नियोजन का उदाहरण या प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में हमने देखा है कि नगरीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि हड़प्पा काल में जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। लगभग इस टाइप की क्या थी, सड़कें थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो के दोनों ओर नगरों के अपने दुर्ग थे। ठीक है, दुर्ग की स्थापना भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग जो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, और लगभग इस नगरीय योजना में जो हमें घर मिले हैं या भवन मिले हैं, प्रत्येक भवन में एक आवासीय भवन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमें रसोई घर की प्राप्ति जरूर हुई है, और लगभग एक कुआं भी हर एक घर में प्राप्त हुआ है। कुएं के साक्ष्य हमें लगभग मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अगली हम बात करते हैं घरों के दरवाजे और खिड़कियां। मुख्यतः घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी मुख्यतः गलियों की तरफ खुल रहे थे, पर लेकिन लोथल एक ऐसा अपवाद हमारे पास आता है कि जिसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुले हैं। सड़कों की तरफ खुले दरवाजों का अगर हम कोई स्थान कह सकते हैं तो वह हमारे पास लोथल है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें जानकारी देंगे कि हम किसके बारे में, नगर नियोजन के हम बारे में हमने देखा कि सड़कों का निर्माण, ठीक है,
दरवाज़ों का गलियों की तरफ खुलना, सड़कों का समकोण पर काटना और लगभग हर एक घर में एक रसोई घर और कुएं की प्राप्ति, लगभग आवासीय भवन हमें प्राप्त होना, तो यह सब महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारी परीक्षा की लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अब अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम बात करते हैं नगर मोहनजोदड़ो की, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी बृहत स्नान घर। यहाँ पे कर लिख दिया गया था, शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्नान घर जो सबसे बड़ा स्नान घर है, इस मोहनजोदड़ो की विशेषता है। अगर हम बात करें इस स्नान घर का मिलना, मोहनजोदड़ो में धार्मिक महत्व को दर्शाता है, जो कि सार्वजनिक रूप में किया जाता था। कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता होगा, जिसके आज हम देखते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पर जो स्नान या सूर्य परिणाम या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्नान किए जाते हैं, तो शायद उस समय भी कुछ ऐसी परंपराएं रही होंगी जिसके, क्योंकि एक सामान्यतः तौर पर अगर कोई सिंपल या साधारण कार्य के लिए तो इतने बड़े स्नान घर की स्थापना नहीं की जा सकती। तो हम आज के संदर्भ में अगर मानकर देखें तो कहीं ना कहीं इस स्नान घर का धार्मिक महत्व उस समय जरूर रहा होगा। तो अब अगले बिंदु पर हम बात करें तो अन्नाघाट। इसके बाद जो अगर हम सबसे बड़ी इमारत हम देखें तो अन्नाघाट है। अन्नाघाट जिसमें हमें देख सकते हैं कि सार्वजनिक अन्न एकत्रित करने के लिए या अकाल या कुछ ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए या कोई सरकारी गोदाम के तौर पर इसका यूज किया जा सकता होगा, क्योंकि यह सब हमारे क्या हैं, लगभग अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। इन सब का संदर्भ हम आज की मान्यताओं के आधार पर उस समय की मान्यता को हम विवेचना कर इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जो मोहनजोदड़ो है, इसको हम सिंध का नखली स्थान भी कहते हैं। सिंध का नखली स्थान भी हम इसको कहते हैं, या सिंध का बाग इसको कहा जाता है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण विशेषता हम हड़प्पा सभ्यता की देखते हैं, वह है यहाँ पर मिलने वाला सभा भवन। यहाँ पे एक सभा भवन की भी प्राप्ति हुई है, जो लगभग जिसके दुर्ग दक्षिण में थे। जिसके दुर्ग किस में थे? दक्षिण में थे। दक्षिण में इसके दुर्ग थे। लगभग 27 गुना 27 का यह मीटर का इसका क्षेत्रफल था। लगभग इसको हम कह सकते हैं, इसके बिल्कुल बाद ही एक पुरोहित आवास था जिसका भी बहुत विशाल आकार था, जिसको हम 70 और गुना 23 लगभग मीटर के आकार का जो है एक पुरोहित आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्नान घर, आवास घर, सभा भवन और पुरोहित आवास का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। तो यह दर्शाता है कि उस समय की यह सभ्यता एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे लोगों की सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं, यहाँ से मिले हैं लगभग 21 मानव कंकाल। अगर हम देखें मोहनजोदड़ो की खुदाई करने से हमें लगभग 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं भी कब्रिस्तान का वर्णन हमें यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे कब्रिस्तान का विवरण हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, वह है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक नदी द्वारा जोड़ा जाता था और उस नदी का नाम हम सिंधु नदी कहते हैं। कई बार इतिहासकारों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता की संज्ञा देने की भी कोशिश की है, पर लेकिन इसका उपयुक्त नाम आज भी, अगर हम सबसे उपयुक्त नाम देखें तो हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थान है वह हमें हड़प्पा ही प्राप्त हुआ था, जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी।
लगभग एक और इतिहासकारों में से हमारे पिगट एक इतिहासकार हैं। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां बताया है। यह बिंदु भी हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे भी याद रखना या नोट करना लाजमी होगा। तो लगभग हम देख सकते हैं कि हमारी सिंधु घाटी के सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। अब देखते हैं लगभग कुछ ऐसी चीज़ें कि उस समय में भी एक और व्यवस्था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही इस सभ्यता का विचरण हो रहा था। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों पे और सभ्यताएं भी थी। लगभग हम इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता, जिसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं, वहाँ से अगर हम देखें तो धूप से सुखाई गई ईंट प्राप्त हुई हैं। धूप में सुखाई गई ईंट प्राप्त हुई हैं। लेकिन हमारी यह हड़प्पा की सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण, इसकी विशेषता क्या थी कि यहाँ की ईंटें पकी हुई ईंटें थी और लगभग इनका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। लेकिन इसके समकालीन रही मिस्र की सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग में लाई गई थी, वह ईंटें लगभग धूप में सुखाई गई थी। यह बिंदु भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अब हमें चर्चा करनी चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली हमें मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। लगभग कालीबंगा की अगर हम बात करें, जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ भी हर घर में एक कुआं हमें प्राप्त हुआ है। और लगभग हम बात करें जल निकासी की, तो जल निकासी के संदर्भ में हमने देखा है सड़क और गलियों में मेन होल और मोरियां भी पाई गई हैं। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम दिखा सकते हैं, हरियाणा का बनवाली। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हर घर में एक कुएं की, अगर हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा। और जल निकास प्रणाली हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिली है। और ये कालीबंगा स्थान हमारे राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ इसका मतलब हमें काले रंग की चूड़ियों से लिया जाता है। कालीबंगा शब्द का अर्थ हमें काले रंग की चूड़ियाँ लिया जाता है। और लगभग यहाँ से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, हल से जुते हुए खेत। और यह खेत लगभग तिरछे रूप से जुते हुए प्राप्त हुए हैं, कि जब खुदाई की गई तो कुछ ऐसी लाइनें प्राप्त हुई, जैसे जो ईंटों के नीचे दबी हुई थी, वहाँ से ऐसी लाइनें प्राप्त हुई कि मानो किसी खेत को जोता गया हो। तो इसी को आधार बनाकर कालीबंगा में यह प्रमाणित या इतिहासकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि यहाँ पर जरूर किसी खेत के होने के प्रमाण हैं। लगभग अगर हम कालीबंगा की खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। और एक और यहाँ की मुख्य जो विशेषता है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर हम एक और विशेषता यहाँ से देखें तो युगल समाधान, मीनिंग दो शवों को एक साथ दफनाने का भी यहाँ से, दफनाए जाने वाली कब्रें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारा कालीबंगा का है। और उसके बाद अगर हम देखें भूकंप आने के अवशेष भी हमें कहीं ना कहीं कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। तो यह कुछ तथ्य जो कालीबंगा से संबंधित है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चहुंदड़ो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से हमें कई बार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
तो हम देखते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की इतनी महत्वता क्यों है कि हम इसे परीक्षा की दृष्टि से देखें। यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, चहुंदड़ों की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज होती है 1931 में, और इसको खोज करने वाले थे जो एन.जी. मजूमदार थे। एन.जी. मजूमदार ने यहाँ इसकी खोज की थी, और मैके द्वारा ही मनके बनाने का कारखाना यहाँ खोजा गया था। और एक और हम बात करते हैं, यह तथ्य हमारी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। अब हम बात करने वाले हैं उस स्थान की जो सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह के प्रश्न उस स्थान से हमें देखने को मिले हैं। तो हम बात करने वाले हैं गुजरात की एक महत्वपूर्ण नगर की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर रहा है। और लगभग उसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ से जो दरवाजे थे सड़कों की तरफ खुलने के प्रमाण मिले हैं। अन्यथा हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर के दरवाजे हैं वह गलियों की तरफ खुलते थे, न कि मुख्य सड़क की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं लोथल की। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा गया है। कुछ इतिहासकारों द्वारा लोथल को लघु हड़प्पा की संज्ञा भी दी गई है, और इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा की गई है। एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई है। और अगर हम बात करें लोथल की खोज की तो 1954 में इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा की गई थी। और भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे हमें लोथल की प्राप्ति हुई है। यह नगर भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात के कच्छ जिले में है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ही एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड या बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पूर्वी भाग लगभग हमारा क्या था, डॉकयार्ड था। अब हम बात करें जो परीक्षा की दृष्टि से हरियाणा क्षेत्र से पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण स्थान क्या है, बनवाली लगभग सरस्वती नदी के किनारे हिसार जिला में हरियाणा के हिसार जिला में हमें बनवाली नगर की प्राप्ति हुई है। क्योंकि यहाँ से भी कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो लगभग किससे सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते हैं, इसीलिए बनवाली को भी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर करार दे दिया गया है। यहाँ से हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण बनाता है वह है मिट्टी का हल और जौ फसल की प्राप्ति। और हम परीक्षा की दृष्टि से हर महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अब हम बात करने वाले हैं उस महत्वपूर्ण नगर की जो आज भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, वह है धोलावीरा भी गुजरात का ही एक हिस्सा है। और भचाऊ तालुका कच्छ जिला में है। भचाऊ तालुका है और कच्छ जिला में इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है, और लघु हड़प्पा की संज्ञा हमें लोथल को देनी पड़ी है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है। इसकी खोज जे.पी. जोशी द्वारा की गई थी और लगभग 1967-68 में हुई थी। 1967-68 में इसकी खोज की गई थी। अब यहाँ से
जो इसको महत्वपूर्ण बनाता है वह है नौ वर्ण वाला एक अभिलेख। नौ वर्ण वाला एक अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा यहाँ से प्राप्ति हुई है खेल के मैदान की। दूसरी यहाँ से प्राप्ति हुई है खेल के मैदान की। तीसरा अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण बिंदु धोलावीरा से हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देगा वह है नेवले की मूर्ति की प्राप्ति, जो कि पत्थर की थी। नेवले की मूर्ति की भी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? धोलावीरा से। और एक विशाल जलाशय भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसका लगभग आकार 80 गुना 12 वर्ग मीटर था और गहराई लगभग 7.5 मीटर के आसपास थी। और इतिहासकारों द्वारा और खोजकर्ताओं द्वारा इसकी जो जल धारण जो थी समर्था है या इसका आयतन लगभग 2.5 लाख घन मीटर पानी बताया गया है। अब हम बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण दृष्टि से हमें बालाकोट भी कुछ एक छोटा सा यहाँ पे है। बालाकोट के बारे में एक छोटा सा तथ्य है कि बालाकोट में शिप उद्योग यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण था। शिप का उद्योग बालाकोट से यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं कहीं ना कहीं बालाकोट में शिप उद्योग हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो कि रोपड़, यहाँ से कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। और लगभग क्या हुआ है कि एक मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का चिन्ह रोपड़ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह, ऐसी समानता हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों से हो गई है जिसके कारण रोपड़ को भी एक हड़प्पा सभ्यता का नगर बता दिया गया है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सतलुज नदी के किनारे है। ये पंजाब की सतलुज नदी के किनारे रोपड़ स्थान मिलता है और यह हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य केंद्र रहा है, जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूपी के जिसको हम सबसे पूर्वी शोर भी मान सकते हैं। सबसे पूर्वी शोर, अगर हम हड़प्पा सभ्यता का कोई पूर्वी शोर माने तो आलमगीरपुर जो यूपी के मेरठ ज़िले में है और हिंडन नदी के किनारे है। यह सबसे पूर्वी शोर है हड़प्पा सभ्यता का। अब हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन पे। पशुपालन में हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसे जानवरों के नाम प्रश्नों में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है क्या इस जानवर का संबंध जो सिंधु घाटी सभ्यता से था या नहीं था। लगभग हम पशुपालन की बात करें तो बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर वगैरह ये सब पशु पालते थे जो हड़प्पा के निवासी थे। और उसके बाद यहाँ पे एक सांड भी मिला है। ठीक है, सांड जो एक सींग वाला सांड है वह भी लगभग उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक कुबड़ वाला सांड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाले सांड के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गैंडा हाथी के बारे में भी लगभग इन सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। और उसके बाद घोड़े की अस्थि पिंजर जो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पिंजर जो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो घोड़े के दांत बलूचिस्तान से, जो राणा गुंडई एक स्थान है बलूचिस्तान का, वहाँ से घोड़े के अवशेष कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो से भी मिला है। और घोड़े की हड्डियाँ हमें लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता ऊंट व गधे की जानकारी भी रखती थी। ऊंट व गधे की जानकारी भी रखती थी। पशुपालन से यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन बिंदुओं पर जरूर मंथन करना चाहिए और इनको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि पे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कृषि से हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कृषि की। कृषि के बारे में भी अगर हमें पढ़ना हो तो सिंध प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले बहुत उपजाऊ था। यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती गई और यह क्षेत्र क्या बंजर जमीन में बदल गया और कहीं ना कहीं सिंध प्रदेश में वर्षा की कमी को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण बताया जाता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से हमें निकल के ये बता सकता है कि वह सिंचाई करने के लिए नालों के को बांध बनाकर एक जलाशय इकट्ठा करते थे। और हमने देखा है लोथल से एक धोलावीरा से एक बृहद आकार के जलाशय की प्राप्ति हुई है, जहाँ बड़ी मात्रा में जलाशय इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें, लगभग गेहूं उगाते, ठीक है, 2 तरह के गेहूं उगाते थे। और उसके बाद बनवाली से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 तरह के गेहूं उगाए जाते थे और लगभग बनवाली से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम कपास की बात करें तो सबसे पहले इसको उपजाने वाले लोग भी हड़प्पा के ही थे। सबसे पहले अगर हम किसान की बात करें, अगर कोई किसान था जिसने सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू किया तो वह हड़प्पा के किसान थे। यूनान के लोग कपास को छिंडन कहा करते थे। वो लगभग आयात निर्यात हड़प्पा से ही यूनान की तरफ यहाँ से होता था। और अगर हम बात करें कपास के जो मुख्य साक्ष्य हैं हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से मुख्य साक्ष्य हमें कपास के प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं और कृषि से इस सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं कृषि से, हमें इन पर भी जरूर चर्चा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिल्प कारखानों का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और अगर हम बात करें मनके बनाने के कारखाने हमें चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो गोमेद था मनके बनाने के लिए जो गोमेद था वह गुजरात से जाता था, ठीक है। और सोना है जो कर्नाटक की कोलार की खानों से लिया जाता था। और कार्लेनियन मनके गुजरात तथा सिंध में बनाए जाते थे। कार्लेनियन मनके लगभग गुजरात तथा सिंध में बनाए जाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें धातु के सिक्कों का प्रयोग इस सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिक्कों के प्रयोग का कोई भी परिमाण आज तक हमें यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें व्यापार की तो व्यापार के लिए लगभग मोहरों का उपयोग हुआ करता था। और हम बात करें अफगानिस्तान से टिन मेटल आयात किया जाता था। मोहनजोदड़ो से ये कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और इन पर भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान से हम देखते हैं अफगानिस्तान और ईरान से टिन का आयात होता था। और मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे पशुपति शिव की मूर्ति कहा जाता है। यह एक मोहर के रूप में प्राप्त हुई है। अगर हम देखें इस मोहर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसके सर पर एक सींग है और कलाई और कंधों दोनों भुजाओं में चूड़ियाँ भी हैं। जो यह मोहर है इस पर क्या है,
इस पर जिसकी मूर्ति बनी हुई है उसके सर में सींग है और जो भुजाएं हैं उस दोनों भुजाओं में चूड़ियां हैं। तथा अगर हम बात करें इसके दाएं भाग की तो दाएं भाग में दाएं तरफ हाथी व भाग की मूर्ति है। और अगर बात करें बाएं तरफ तो एक गेंडा और भैंसा इस पर अंकित है। अगर हम देखें इसके नीचे दो हिरण बनाए गए हैं, इसके नीचे दो हिरणों की अलंकरण किया गया है। और अगर बात करें हम एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो लगभग नग्न अवस्था में है और यह कांस्य की बनी हुई है। जिसलिए कांस्य की बनी हुई है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यह मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक और महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि सेलखड़ी से बनी हुई है और पुरोहित की मूर्ति है। ये इसके मस्तिष्क पर भी गोल अलंकरण है। इसकी प्राप्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से हुई है। तो लगभग हम बात कर रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें इन पर गौर कर थोड़ा ध्यान देकर इनको एक बार ध्यान से पढ़ना और विवेचित करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे यहाँ से मृदभांड, मोहरें, हड़प्पा की लिपि क्या थी, पशुपति की मोहर, मापतोल, ऐसे कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो हमें इनको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी कुछ समकालीन सभ्यता भी रही हैं, उनमें इतनी विशेषताएं नहीं मिलती जितनी सिंधु घाटी सभ्यता की थी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता हो सकती है और परीक्षा के लिहाज से यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।